हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज आदित्य नायक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री निपटा दिया और अब हम हमारे मेन सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज बारी है फिजिक्स का चैप्टर 1, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो ये चैप्टर ना बच्चों को बहुत दिक्कतें देती है, यानी कि ये चैप्टर कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरीज एंड न्यूमेरिकल्स, मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और थियोरीज बहुत कम आते हैं इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में इसीलिए बच्चों को मतलब गलत होते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि हम इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, कौन से लेंस या फिर कौन से मिरर के लिए फोकल लेंथ को नेगेटिव लें या फिर पॉजिटिव लें। इनमें से काफ़ी सारे साइन कन्वेंशन में काफ़ी सारे कॉन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों का पैदा हो जाता है। इसी के चलते न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं। ठीक है, तो मैं थियरी कंप्लीट करने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं ट्रिक्स बता दूंगा आपको। तो पहले हम थियरी कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में इसका थियरी कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल लेंसेज एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बचपन में हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में लाइट चैप्टर का हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका था साइंस में। तो हमने बचपन में लाइट, प्लेन मिरर क्या होता है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, और फिर लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं, हमने पढ़ रखा है। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसमें से पहले देखते हैं लाइट क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो लाइट क्या है, तो मेरा अपना डेफिनेशन है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बुक में दिया था, बुक में दिया है कि बचपन में हमने पढ़ा था, फॉर्म ऑफ इट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सही है, पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता था क्योंकि मैं ओन वर्ड्स यूज करता था। तो मैं इसको लिखता था, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी थिंग्स इन द डार्कनेस। इसका मतलब है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है या फिर एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि हमें अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तुम बोलोगे कि कैसे हेल्प करता है, हम तो आंखों से देखते हैं। अरे भाई, आंखों से देखते हो अगर तुम्हारा, ठीक है मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज अज्यूम कर लो, आपको एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि इसमें एक 2 रुपए वाला सिक्का है और एक 5 रुपए वाला सिक्का गिरा हुआ है, इन दोनों में से 2 रुपए वाले सिक्के को तुम उठा दो। तुम कैसे उठाओगे, तुम्हें तो पता नहीं कि कहाँ पे है। सब हर जगह तो डार्कनेस, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, तुम्हारा आँख ब्लाइंड हो जाएगा, पूरा ब्लर, तुम्हें कुछ दिखेगा। तुम कैसे उठाओगे 2 रुपए का सिक्का कहाँ पे। ठीक है, तो तुम ढूंढ ले लोगे, तुम्हें दिखेगा नहीं। अगर उसी रूम में अगर हम एक बल्ब जला लेते हैं तो लाइट हो जाएगा, रोशनी आ जाएगा, फिर तुम्हें दिखेगा कि हाँ यहाँ पर 2 रुपए का सिक्का है, कि वहाँ पर 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ है, तो मैं 2 रुपए का सिक्का उठाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने सन को क्रिएट किया है ताकि हमें दिन भर, हमें 12 घंटे, हमें 12 घंटे तो दिन नहीं होता है, हाँ 12 घंटे लगभग दिन होता है, तो 12 घंटे हम देख सकें और बाकी के 12 घंटे हम आराम से सो सकें। ठीक है, रात को। तो इसीलिए भगवान ने सूरज को इन्वेंट किया है। तो वो सब बात की बात है। तो अब देखते हैं लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमने बचपन में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। अब ये लाइट रेज क्या है भैया, लाइट कभी भी ऐसे पॉलिथीन में पैक होके नहीं आता है। यानी सूरज क्या बोलता है, सूरज क्या बोलता है, लो पृथ्वीवासियों मैं तुम्हें पैकेट पैकेट करके सनलाइट भेजूंगा, नहीं ना। सन ऐसा है तो डायरेक्ट ऐसे सनलाइट्स आते हैं अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ में डायरेक्ट पड़ते हैं तो हमें दिन होना दिखता है। ठीक है, तो लाइट रेस के फॉर्म में ट्रैवल करता है। लाइट तुम अगर बड़े क्लासेस में जाओगे 11th 12th में, तुम पढ़ोगे कि लाइट वेव के फॉर्म में भी जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी वो वर्ड में भूल गया, प्रोपागेट कर सकता है वेव के फॉर्म में भी। और पर अभी 10th क्लास के हिसाब से तुम लाइट रेज के हिसाब से जाता है। ठीक है, और बचपन में हमने एक चीज पढ़ रखा था, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन क्या बोलते हैं कि अगर सपोज हमने यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक टॉर्च जैसा है, अगर हमने उस टॉर्च को जलाया
तो लाइट हमेशा से सीधे लाइन में, सीधे पाथ में जाएगा, यानी स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रैवल करेगा, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि हमें पता है कि लाइट का भी ऐसे ऐसे निकल के नहीं जाएगा, ठीक है, वेव कर्व होके वेव के फॉर्म में नहीं जाएगा। लेकिन जब तुम 12th में आओगे, 12th में भी एक चैप्टर है लाइट, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप पढ़ेंगे कि लाइट वेव के फॉर्म में भी ऐसे ऐसे होके भी तरंग के फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। तो अब फिलहाल हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, अब सिर्फ हम 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे जितना चाहिए उतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो बचपन में हमें पढ़ रखा था लाइट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फिर हमने पढ़ रखा था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, हमने बचपन में इतना तक पढ़ रखा था। फिर हम इस 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गया रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। इसका मतलब है सपोज ये एक सरफेस है, ये एक मिरर सरफेस है, सपोज मान लेते हैं ये एक मिरर है, लाइट हमने टॉर्च से ऐसे लाइट गया, ऐसे सीधा गया और फिर यहाँ पे लगने के बाद बाउंस होकर इस तरफ चला गया, ऐसे गया इस तरफ से आ गया, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि इस फिनोमेनन को टोटली बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट करके आ गया। फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ दो लॉज हैं। पहला जो लॉ है दैट स्टेट्स दैट एंगल ऑफ, मैं सिंपली लिख लेता हूँ, मैं बोलता हूँ आप लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल डायरेक्ट लिख लेता हूँ। पहला जो लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बोलोगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा जो लॉ है दैट स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे IR शॉर्ट में लिखता हूँ, द रिफ्लेक्टेड रे RR शॉर्ट में लिखता हूँ, एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies on the same plane, ठीक है। इसको समझाता हूँ, इसको समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम पहले प्लेन मिरर के केस में देखते हैं। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर इज अ काइंड टाइप ऑफ मिरर जिसमें हम सामने खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ भाई कितना सुंदर बंदा हूँ या फिर कितना सुंदर कन्या हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं है, प्लेन मिरर काइंड ऑफ मिरर है, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो सपोज मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल में दिखा देता हूँ। ये एक सरफेस है, ठीक है, मिरर का सरफेस है, और यहाँ पे एक बंदा है, एक फिजिसिस्ट है जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, फिजिसिस्ट बोलते हैं उसको। एक फिजिसिस्ट यहाँ से एक लाइट का रे को ऐसे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे यानी जो सरफेस में जो रे जाके टकराता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी कि एक बंदा ऐसे इंसिडेंट रे एक मारा ये सरफेस के ऊपर, मिरर सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे आ गया, तो आने के बाद क्या होगा, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि प्लेन सरफेस में क्या होगा, प्लेन सरफेस हो रफ सरफेस हो, लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक होके चला जाएगा, लाइट उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, बाउंस बैक होके चला जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, होने के बाद क्या करेगा, ये ऐसे बाउंस बैक होके चला जाएगा कुछ इस तरीके से। सपोज ये निकल गया इस डायरेक्शन में, उसको हम बोल देते हैं चलो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ और ऐसे बाउंस बैक होके इस रास्ते से चला गया, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट रे। जो टकराएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो टकराने के बाद जो रे निकल के जाएगा दूसरे डायरेक्शन में उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इतना आपको क्लियर है? हाँ क्लियर होगा, ठीक है। फिर ये जो इंसिडेंट रे है, जहां पे इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट पे सपोज पॉइंट को मान लेते हैं P, इस जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं P। ये जो P है, इस पॉइंट पे आके ये लाइट रे है, ऐसे आके यहाँ पे टकराया, ये जो इस पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराता है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आके टकराया, और जहां पे इंसिडेंट हुआ है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे करके,
ठीक है। नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एंगल 90 डिग्री होगा, बाइसेक्ट कर देगा दोनों को, ठीक है। तो एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच और एक एंगल फॉर्म है, ये वाला एंगल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से उसको हम ले लेते हैं आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम मान लेते हैं आर, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, उस एंगल को हम बोल लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे स्मॉलर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो कितने एंगल से नॉर्मल से बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि आप किसी भी सरफेस को देख लो, अभी के लिए 10 सेकंड के लिए, किसी भी सरफेस में अगर लाइट रे को बाउंस करवाओगे, इंसिडेंट करवाओगे, और तो क्या होगा, जो रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा उन दोनों के बीच जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोलता है, आई आर, यानी इंसिडेंट रे, आर आर यानी रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और नॉर्मल इसके बीच में और एक प्लेन में आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। जिस प्लेन में इंसिडेंट होगा जिस प्लेन में इंसिडेंट होगा लाइट, उसी प्लेन में ही रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा और उसी में ही नॉर्मल होगा, बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में तीनों जो लाइन है, ये लाइन तो नहीं बोलेंगे, तीनों जो चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में हमेशा के लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये है सेकेंड लॉ। आई होप आप सबको याद रखा होगा। पहला रिफ्लेक्शन का लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये जो पहला लॉ से एक एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगर पूछेगा कि एक लाइट रे है, एक इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के साथ बना, प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद वो नॉर्मल के साथ एंगल उसका बना सपोज लेट्स से 35 डिग्रीज का, तो व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर। तो आप बोलोगे कि ये कैसे निकाले, यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ा था ना कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे इंसिडेंट रे आता है और वो नॉर्मल के साथ बनाता है, कुछ एंगल बनाता है और रिफ्लेक्ट होकर एक रे जाता है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी कुछ एंगल बनता है। हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई दिया है हमारा 35 डिग्रीज, हमें पूछा है एंगल आर, यानी कि ये वाला एंगल, तो आर कितना होगा। पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, तो 35 डिग्री जो एंगल आर यानी रिफ्लेक्शन का एंगल है वो भी 35 डिग्रीज होगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है इमेजेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्लेन मिरर के ऊपर आते हैं, तो ठीक है। तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक प्लेन मिरर, ठीक है। ये हमने एक प्लेन मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जो हम हर किसी के घर में होता है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं जिसको। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। उसके सामने एक बंदे को हमने खड़ा कर दिया, सपोज उसका नाम है जैक, हैंडसम मुंडा है, उसका नाम है जैक। वो मिरर में अपना इमेज देख रहा है, और आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब भी आप आईने के सामने खड़े रहते हैं, घर के आईने के सामने, स्पेरिकल मिरर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ। जब भी आप आपके जो घर में जो आईने लगते हैं ना, वो हमेशा नॉर्मल प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो आप जैक जो है वो भी एक प्लेन, उसके घर के प्लेन मिरर के सामने खड़ा होकर उस खुद को देख रहा है और बोल रहा है कि आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और उसका एक इमेज भी फॉर्म होगा। इमेज तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगा ना, स्क्रीन यानी मिरर के ऊपर, मिरर के ऊपर तो फॉर्म नहीं होगा, मिरर के पीछे हमेशा फॉर्म होता है। जब भी आप घर में कभी मिरर के सामने खड़े रह के देखिए तो
हमेशा आपको लगेगा कि मिरर के अंदर भी एक बंदा खड़ा है, यानी आप जो मिरर के सामने खड़े हैं जैसे ड्रेस पहन के, आपकी तरह एक ही बंदा मिरर के अंदर भी खड़ा है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में बिहाइंड द मिरर। यानी कि जैक जैसा और एक बंदा यहाँ पे भी, जैक का इमेज बंदा यहाँ पे भी मिरर के अंदर भी फॉर्म होगा, अंदर भी होगा, फॉर्म तो नहीं होगा, अंदर होगा, ठीक है। वो भी जैक की तरह ही बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैक जो मिरर के सामने खड़ा है, जो आदमी यानी जैक मिरर के सामने खड़ा है, मैं मिरर के सामने खड़ा होकर देख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि जैक यहाँ पे मिरर के सामने खड़ा होकर देख रहा है, तो जैक को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट और इमेज और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर, उसका जो मिरर के पीछे जो जैक खड़ा है उसको बोलेंगे इमेज। यानी कि जो जैक मिरर के सामने खड़ा है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो जैक मिरर के अंदर फॉर्म्ड है उसको बोलेंगे इमेज। और जो ऑब्जेक्ट वाला जैक है और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट जैक और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, सपोज यहां पे मान लेते हैं डी। और इमेज नहीं, यहाँ पे यू ही लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जैक और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं यू, और मिरर और इमेज वाले जैक के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मैं ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर जो ये आदित्य खड़ा होगा, जो दिखेगा आदित्य, वो होगा इमेज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने देख लिया मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच को हम डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इतना आई होप इतना क्लियर होगा। तो आप आते हैं इसी से। और हाँ, इमेज के भी दो टाइप्स होते हैं। ये जो इमेज फॉर्म हुआ प्लेन इमेज के भी दो टाइप्स होते हैं। प्लेन मिरर नहीं, जो भी इमेज होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होगा वर्चुअल इमेज, दूसरा होगा रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे फॉर्म हो जाता है। डू नॉट, यानी कि ये स्क्रीन है, इसी के ऊपर अगर मैं स्क्रीन के आगे ये मार्कर ऐसे रखता हूं, अगर ये स्क्रीन पे भी स्क्रीन के ऊपर ही दिखता है तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। अगर ये स्क्रीन के पीछे फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। यानी कि दोज इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर नोन एज रियल इमेजेस, एंड द इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन आर नोन एज वर्चुअल इमेजेस। बिहाइंड द स्क्रीन भी हो सकता है, यानी कि, और हम कैसे लिख सकते हैं, दो इमेजेस, द इमेजेस व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो आई होप रियल और वर्चुअल आपको क्लियर होगा। ये सब बचपन के मतलब पढ़ाई है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी बचपन, ये मैं आपको 10th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये सब चीजें बचपन का है। अब चलते हैं प्लेन मिरर के कैरेक्टर, इसी के ऊपर बेस्ट प्लेन मिरर के ऊपर आते हैं। तो प्लेन मिरर सबके घर में होगा। बड़े बड़े मिरर्स जिसको ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, या फिर बड़े बड़े मिरर्स नॉर्मली रख देते हैं, वो होता है प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर का जो कुछ इस प्रकार से होता है, या फिर ऐसे सीधा भी होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा था, उसको भी पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। इसका मतलब क्या है, भाई मेरा नाम आदित्य है, मेरा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मेरे को छोटे छोटे बातों में गुस्सा आता है, एंगर इशूज बहुत है। मेरे को आउटडोर गेम्स स्पेशली क्रिकेट और कबड्डी बहुत पसंद है। मेरे को नॉनवेज खाना पसंद नहीं। ये मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आपका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। जैसे मेरा एक दोस्त है विनायक नाम का, उसको अपने बालों का ख्याल रखना बहुत पसंद है, अपने स्किन केयर करना उसको बहुत पसंद है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक दोस्त है सुभरजीत नाम का, उसको डांस करना बहुत पसंद है, वो हमेशा हिलता रहता है, उसका वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी। तो फिर हम क्या आता है, वैसे इमेज जो फॉर्म हो रहा है प्लेन मिरर में, उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। नेचुरल बात है। मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सन का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमेशा लाइट देता रहता है। और फिर दुनिया में जो चीज़ है उन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। उसी तरह प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका भी एक उसके भी 4
कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बचपन में पढ़े थे, फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ये सिर्फ मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, स्पेरिकल मिरर्स पे मैं अभी तक आया नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। देखो मैं मिरर के सामने अगर जैक यहाँ पे मिरर के सामने जो खड़ा है, जैक और मिरर के बीच में अगर यहाँ पे 5 मीटर का दूरी डिस्टेंस है, तो इमेज और मिरर के बीच में भी 5 मीटर का डिस्टेंस होगा। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, अगर एक बड़ा सा प्लेन मिरर के सामने ऐसे खड़े, आप ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, तो आप देखिएगा कि जो इमेज होता है वो मिरर के ऊपर नहीं आता है। आपके और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, इमेज और मिरर के बीच में भी पीछे उतना ही डिस्टेंस होता है। जैसे कि जैक यहाँ पे 5 मीटर दूर पे खड़ा है, तो इमेज भी उसका 5 मीटर दूर पे ही बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा प्लेन मिरर के केस में हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, ये लैटरली इन्वर्टेड का है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब है कि लेफ्ट सिम्स टू राइट एंड राइट सिम्स टू लेफ्ट। इसका मतलब है अगर आप मिरर के सामने ऐसे खड़े होकर देखिएगा, तो आपका जो ऐसे देखते हैं, अगर सामने अगर मिरर आप मिरर रखिएगा, मिरर के सामने ऐसे खड़े हो जाइएगा और फिर आप देखिएगा कि आप अगर राइट साइड का हाथ उठाएंगे तो इमेज में क्या होगा, बिहाइंड द मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड हाथ उठा रहा है वो। अगर आप लेफ्ट साइड वाला हाथ उठाएंगे तो इमेज में क्या होगा, राइट साइड वाला हाथ उठेगा। तो लेफ्ट यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट सिम्स टू राइट एंड राइट सिम्स टू लेफ्ट। तो इसी को इतना कौन लिखेगा, तो साइंस के बच्चे काफी आलसी होते हैं, तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड। एक वर्ड दे दी लैटरली इन्वर्जन, वहीं से आएगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट सिम्स टू राइट, राइट सिम्स टू लेफ्ट, ठीक है। हाँ, अपसाइड डाउन नहीं होता, यानी कि अगर मेरा सर ऐसे नॉर्मली मैं खड़ा हूं तो इमेज में ऐसे नहीं दिखेगा कि मेरा सर नीचे है और पैर ऊपर है, ऐसा नहीं। अपसाइड डाउन ये नहीं होगा लैटरली इन्वर्टेड, बस लेफ्ट और राइट अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। अपसाइड डाउन नहीं होगा। फिर तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका प्लेन मिरर का, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जैक का हाइट है 5 फीट, ऑब्जेक्ट वाले जैक का, तो इमेज जो इसका जैक का फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर प्लेन मिरर के केस में, उसका भी हाइट 5 फीट ही होगा, ठीक है। यानी कि मेरा हाइट अभी है 6 फीट 1 इंच से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 180.3 सेंटीमीटर्स। अगर मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा इमेज जो फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर, उसका हाइट भी वही 180.3 सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे कैसे आपने मेजर किया, मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इनको साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट को प्रूव करके फिर आपकी किताब में छाप के दिए। अगर मेरा हाइट 180.3 सेंटीमीटर है, तो बिहाइंड द मिरर जो मेरा प्लेन मिरर, बिहाइंड द प्लेन मिरर जो मेरा इमेज फॉर्म होगा, उसका भी हाइट 180.3 सेंटीमीटर इंच होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। फिर आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या है, अभी बताया ना, इमेज के 2 टाइप होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज इसीलिए है क्योंकि ये देखो जैक का इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, मिरर के ऊपर फॉर्म नहीं होगा। अगर मिरर के ऊपर फॉर्म होता है तो ये रियल होता है, क्योंकि रियल का डेफिनेशन है फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन जैक का जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, यानी कि इट इज नॉट फॉर्मिंग एट द स्क्रीन और फॉर्मिंग एट द मिरर, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स यानी अगर मेरा सर ऊपर है, मैं पैर पे ही खड़ा हूं अभी, ठीक है, अगर मैं मिरर के सामने ऐसे ही खड़ा रहता हूं, तो मिरर के इमेज जो फॉर्म होगा बिहाइंड द प्लेन मिरर, वो भी इसी तरह, यानी सर ऊपर रहेगा पैर नीचे रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं जो बोला ना अपसाइड डाउन, वही है। यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा होता नॉर्मली पैर पे, तो इमेज का भी पैर नीचे ही रहेगा और सर ऊपर ही रहेगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट। और इसका उल्टा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अगर मेरा सर ऊपर है और पैर नीचे है, पर इन्वर्टेड अगर इमेज फॉर्म होगा तो मेरा सर नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्टेड। और इरेक्ट मतलब जैसे मैं नॉर्मली पैर पे खड़ा हूँ, वहां पे भी वो पैर पे इमेज खड़ा होगा, ठीक है, पैर नीचे होगा सर ऊपर होगा।
ये चीज वर्चुअल इरेक्ट ये आता है, ये गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर के ऊपर। तो अब हम, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पेरिकल मिरर्स पे अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। स्पेरिकल मिरर्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अब का हमारा टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स, तो स्पेरिकल मिरर्स का एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपके रेफरेंसेस बुक में भी रहता है, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है, उसको आप रट्टा मार दीजिएगा। मैं बस स्पेरिकल मिरर्स का नॉर्मली आपको डिफाइन कर, मतलब ऐसा एक आइडिया देता हूँ कि स्पेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। तो स्पेरिकल मिरर्स आर द, स्पेरिकल मिरर के नाम से तो हमें पहले पता चलता है कि ये स्पेरिकल मिरर एक काइंड ऑफ मिरर होगा, ठीक है। स्पेरिकल वर्ड आता है स्पीयर से, तो स्पेरिकल मिरर मतलब कैसे होंगे? स्पेरिकल मिरर आर द काइंड ऑफ मिरर्स जो कि स्पीयर के शेप में होंगे। बेसिकली ये स्पीयर के शेप में नहीं होते, सेमी स्पीयर यानी छोटे से ऐसे कर्व की तरह होते हैं, उसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली आप दो टाइप्स पढ़ोगे। पहला जो टाइप होगा दैट इज कॉनकेव मिरर, दूसरा जो टाइप होगा उसको बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ठीक है। कॉनकेव मिरर, आपने एबीसीडी पढ़ा होगा बचपन में, उसमें सी एक लेटर आता था, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स को याद रखिएगा। जो अगर सी को हम उल्टा कर देंगे यानी इस तरीके से कर देंगे ऐसे, तो ये है कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, यानी कि मुंह वाला जो सरफेस है ऐसा, ये वाला सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर ओरिजिनल सी जैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी उससे होता है कॉनकेव। और हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, आरएस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस तरफ का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉल्जेस आउट, यानी बॉल्जेस आउट यानी बाहर की तरफ से निकला हुआ है। इसको बोलते हैं रिसेसेस इनवर्ड, यानी अंदर की तरह घुस गया है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर इस प्रकार से दिखता है और कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से दिखता है। उल्टा सी कॉनकेव मिरर, और नॉर्मल जैसे सी होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। मेरे को बचपन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव किस तरह होता है, कॉन्वेक्स का मुंह किस तरह होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ मिरर, और कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम भी है और कॉन्वेक्स मिरर का भी एक और नाम है। कॉनकेव मिरर को शायद डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। लेंस के किस्म से उल्टा हो जाता है, मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ है, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों को बोलते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा क्लियर करके, ठीक है। अब आते हैं और हाँ, बोर्ड्स के एग्जाम में ना, कॉनकेव और बोर्ड्स के एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, इन दोनों के दो यूजेस बहुत काम करते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, और फिर आप रेफरेंस बुक जो पढ़ते हैं उसमें भी दिया रहेगा कि टू यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आ सकते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, या फिर 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा नहीं कि स्टेट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, किस तरह पूछ सकता है, 2 बीट कर देगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क का होगा, उसमें कुछ दे देगा, और सेकंड बीट में देगा कि स्टेट ईच वन यूजेस ऑफ दीज 2 मिरर्स, ठीक है, ऐसे देगा। डायरेक्टली ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए ये यूजफुल है, आप उसके 2 यूजेस जो है उसको रट्टा मार के याद रख लीजिएगा कि कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे हो जाता है, यूज होता है, इटीसी, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो इसको हम कॉनकेव मिरर के यूज करके ही इसके पार्ट्स देख लेंगे। तो इसके कुछ पार्ट से पहले मैं लिख लेता हूं। तो पहला जो पार्ट है दैट इज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चौथा है अपेर्चर, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है।
फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर और एक टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि स्फेरिकल मिरर्स क्यों होते हैं, कॉन्केव मिरर को यूज करके देखते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर इनको इसीलिए बोला जाता है कि अगर इनको हम ऐसे बढ़ा लें, ऐसे ऐसे कर लें, बढ़ा लेंगे, तो ये कुछ ऐसे स्पीयर के शेप में दिख रहा है, हाँ कुछ स्पीयर की तरह दिख रहा है, सर्कल की तरह, इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है। और इनका जो सेंटर, हमें पता है कि सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल अगर ऐसे है तो उसका एक सेंटर रहता है, स्फेरिकल मिरर का भी एक सेंटर होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं, ये जो टोटल स्फीयर है उसका सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलते हैं। फिर मैं आपको ये आपको समझ आएगा कि स्फेरिकल मिरर किस लिए बोलते हैं। अब चलते हैं, ये जो पार्ट्स है मिरर पे कहाँ पे आते हैं उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारा एक कॉन्केव मिरर। मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत बेकार है, थोड़ा नहीं बहुत बेकार है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्ट, और ये यहां से लेकर यहां तक जो है, यानी जो रिफ्लेक्ट, जहां पे रिफ्लेक्ट होता है मिरर जितना हमें दिखता है उसको बोलते हैं अपर्चर। यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक ये जो कर्व है, टोटल कर्व, ये जो यहां से लेकर, सपोज यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ए और बी, ये ए से लेकर बी तक जो कर्व है उसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। अपर्चर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं अपर्चर। फिर देखते हैं कि पोल क्या होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर ऐसे ऐसे बड़ा कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे बड़ा कर देंगे हम, तो इसका एक सर्कल का एक सेंटर आएगा, उस सर्कल के सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसी सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ये जो लाइन है, लाइन जो जहां पे अपर्चर से मीट कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे लाइन मीट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पी, पोल, ठीक है। यानी कि अपर्चर में जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं टोटल प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन टोटल जा रहा है ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी अपर्चर पे जहां पे मीट कर रहा है उसको पॉइंट को हम बोलते हैं पोल यानी पी, ठीक है गया। फिर अब आते हैं, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर, ठीक है। यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका दूसरा नाम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना तक, ये जो इतना तक का जो डिस्टेंस पोल से लेकर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अगर हम आधा करेंगे यानी r/2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा करेंगे तो ये हमें फोकल लेंथ दे देगा। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच डिस्टेंस जितना है उसको अगर हम आधा कर देते हैं तो वो हमें एक पॉइंट देगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा, ये टोटल वाला फोकल लेंथ नहीं, आधा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर पोल तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ये दोनों इक्वल होंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी सी से लेकर एफ तक, एफ से लेकर पी तक इक्वल होंगे। और ये एक पार्ट जो है सपोज सी से लेकर एफ तक का पार्ट, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। इसको भी बोल सकते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा लिख करके क्या आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ कर देंगे तो वो हमें फोकल लेंथ दे देगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें फोकल लेंथ दिया रहेगा उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r/2 इक्वल्स टू फोकल लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r। r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना हमको क्लियर है, r गया, अपर्चर गया, पोल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर गया, फोकल लेंथ गया, इतना हमको क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज आएगा, फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। और 2 टाइम्स ऑफ, और एक फॉर्मूला क्या है यहाँ पे मिला, हमें पता है रेडियस, अगर इतना तक रेडियस है तो इतना भी
सर्कल का पूरा डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस का ट्वाइस करते हैं, यानी 2 टाइम्स ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको छोड़ देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है आपका, बस इतना याद रखिए। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा उसको हाफ कर दें तो फोकल लेंथ निकल जाएगा, और फोकल लेंथ अगर दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या निकला, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, या आई होप आपको क्लियर हो गया और पता चल गया। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे, यहीं पे मैं समझा देता हूँ। अगर ये ऐसा है और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, टोटल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है हमारा, ये मैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस चारों के लिए यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो गया। तो नहीं, यहाँ पे पहले मिरर के बारे में बात करते हैं, नहीं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के बारे में बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में बचपन में साइन कन्वेंशन कहाँ से आता है, हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में अगर ऊपर जाते थे तो वो प्लस साइन लगता था, नीचे आते थे तो माइनस साइन लगता था, राइट साइड में जाते थे ओरिजिन से तो प्लस साइन लगता था, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड आते थे तो माइनस लगता था। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से ऊपर जाओ या फिर राइट साइड में जाओ तो वो प्लस प्लस होंगे, अगर ओरिजिन से लेफ्ट जाओ या फिर ओरिजिन से नीचे जाओगे तो वो माइनस माइनस होगा, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। इसी हिसाब से अगर ये प्लेन मिरर को हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दिस प्लेन मिरर, प्लेन मिरर नहीं, स्फेरिकल मिरर एज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं तो इस तरफ राइट साइड है, इस तरफ लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो इस तरफ का साइड इस तरफ के नेगेटिव होंगे, उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। इस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, आई होप साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया होगा, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर भी क्लियर हो गया, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यूजेस में मैंने आपको नहीं बताया, आप बुक से ढूंढ के खुद कर लिए, रट्टा मार के याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर एंड मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनमें जो इमेजेस फॉर्म हो गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, और साइज क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा या फिर इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा या फिर इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, पहले मिरर फॉर्मूला उसके बाद मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं ना, इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, यानी कि ये यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई एम सॉरी मैं बताया था कि इस पार्ट 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन शायद ये चैप्टर 3 पार्ट्स में भी हो सकते हैं क्योंकि लंबा चैप्टर है। तो आई होप इसको आप बुरा नहीं मानिएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इतना तक हम आई होप अब तक आप सबको क्लियर हो चुका है जो भी पढ़ा है मैंने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।